देखिए, मैं प्री में 4-5 डायमेंशंस में ही काम करती थी। फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ गवर्नमेंट की फ्लैगशिप स्कीम्स हैं, जैसे स्किल इंडिया हो गया, स्मार्ट सिटी है, इनसे क्वेश्चंस आए हुए। एक बार आप अपनी ब्रीफ जानकारी दे दें, वैसे आपका तो मैंने कवर किया हुआ है, एक बार थोड़ा आप अपने बैकग्राउंड, अटेम्प्ट और मीडियम। ओके, मेरा नाम शैवी दुबे है। मैंने यूपीपीसीएस 2023 में डेप्यूटी जेलर में रैंक 3 हासिल की है और मेरी बेसिक एजुकेशन जो रही है वो अपने होम टाउन से थी। उसके बाद मैंने बीएससी एमएससी मैथ्स ऑनर्स में किया था। ये यूपीपीसीएस में मेरा सेकंड अटेम्प्ट और सेकंड इंटरव्यू और रैंक है और मेरा मीडियम इंग्लिश है। कि जो एक्सटेंड हुआ है टाइम, आयोग ने बढ़ाया है, 17 मार्च को पेपर होने वाला था, जुलाई में हो गया, आपकी रणनीति क्या होने वाली है, इसको कैसे देख रहे हो आप? देखिए, मुझे लगता है अगर आपको टाइम एक्सटेंडेड मिल गया है तो उस पर कहीं ना कहीं आपकी प्रिपरेशन को भी आप एक्सटेंड वे में कर सकते हैं। अभी जितना टाइम रह गया था 1-1.5 महीने का, उसमें सिर्फ प्रीलिम्स किया जा सकता था आफ्टर रिजल्ट, बट अब 4 महीने का टाइम हो जाने से एक ये बेनिफिट हो जाता है कि आप प्रीलिम्स और मेंस दोनों को लेके चल सकते हैं। प्रीलिम्स को कुछ टाइम बाद, लेकिन अभी का जैसे टाइम है वो मैं मेंस के लिए ही डेडिकेट करना चाहूँगी। ओके, ये जो टाइम बढ़ा है तो बहुत से एस्पिरेंट ये अगले करंट अफेयर को भी देखेंगे, तो आपको क्या लगता है कि ये जो 2-3 महीने वाला करंट अफेयर इसको छोड़ा जा सकता है या फिर आयोग पहले डिसाइड कर चुका होगा पेपर की कहाँ तक बनाना है? नहीं, देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि अभी क्योंकि एग्ज़ाम कंट्रोलर भी पुराने हटा दिए गए थे, नए एग्ज़ाम कंट्रोलर अपॉइंट हुए हैं, तो वो अपने हिसाब से करेंगे। और जैसे कि ऑनरेबल सीएम ने कहा भी था कि वो किसी भी तरीके का ऐसा नुएंस जो है चीटिंग वगैरह वो टॉलरेट नहीं करेंगे। तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि वो पूरा इंश्योर किया जाएगा कि एग्ज़ाम एकदम ट्रांसपेरेंट मैनर पे हो और उसके लिए वो पेपर्स वगैरह भी शायद दोबारा बनाएंगे। और अगर आप यूपीपीसीएस में ट्रेंड देखें तो लगभग पेपर के 20 दिन 25 दिन पहले का भी करंट अफेयर्स आ जाता है। तो इसलिए मैं यही कहूँगी कि इस भ्रम में नहीं रहना चाहिए और अगर आप जो एक्स्ट्रा नॉलेज गेन कर लेंगे तो वो कहीं ना कहीं आपके काम ही आएगा, वेस्ट तो नहीं जाता है। तो ये जो अब जो मंथ्स हैं उसका भी करंट अफेयर्स को आपको अच्छे से करना चाहिए। ओके, आपको भी पता है जितने भी पीसीएस एग्ज़ाम होते हैं उनमें एक अच्छा खासा माना जाता है यूपी पीसीएस का कि भाई इनका टाइम ड्यूरेशन और जल्दी कराते हैं ये सारी चीज़ों में। लेकिन पिछले कुछ टाइम में जो ये लीक हुआ पेपर या फिर ये सारी चीज़ें चेंज हुई तो बहुत से कमेंट आए थे और कुछ बच्चे पर्सनल बोल रहे थे कि थोड़ा उनका भरोसा टूट रहा है और मन नहीं लग रहा है कि पेपर दें कि छोड़ दें। अब उनके लिए क्या मैसेज है आयोग के प्रति, वो जो इस तरीके से सोच रहे हैं? देखिए, मैं ये कह सकती हूँ कि इस तरीके का पेपर लीक वगैरह ऑब्वियसली बहुत गलत चीज़ है, बच्चों को डिमोटिवेट करती है। बट आप एक चीज़ भी देखिए कि आपको ये भी इंश्योर किया गया है कि इस चीज़ के लिए स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए जाएंगे और ये एक बहुत वेलकम स्टेप है। और कहीं ना कहीं गलतियों से सीख हर इंसान लेता है। इतना बड़ा, देखिए, एक सरकार चलाना, उतना यूपी बहुत बड़ा स्टेट है, उसमें एग्ज़ाम्स कंडक्ट करना, जी वही वो, तो इतना बड़ा स्टेट कंडक्ट करना। हम अपने घर की भी बात करें तो घर में भी कई बार ऐसा होता है कि कई बार कुछ गलतियां हो जाती हैं, पर उन गलतियों से सीख के आगे बढ़ते हैं रेदर देन अगर किसी ने फैमिली मेम्बर ने अगर कोई गलती कर दी है तो हम उसको एकदम से निकाल के और इग्नोर नहीं करते हैं, हम उसको सुधार करके वापस एक्यूमुलेट करते हैं। तो सिमिलर चीज़ है, आप उन सब पहलुओं में मत जाइए जो आपके हाथ में नहीं है कि पेपर किसने लीक करा दिया क्या है। आपके हाथ में है पढ़ाई करके एग्ज़ाम निकालना, आप सिर्फ उस चीज़ पे फोकस करिए। आपके पक्ष में तो है ही। जी, आयोग आपके पक्ष में था, अगर नहीं होता तो वो आपका पेपर कैंसिल नहीं करता। पेपर कैंसिल करना ये अपने आप में बहुत अच्छे से दर्शाता है कि स्टूडेंट्स की बात को वेटेज दिया जाता है और गलत चीज़ों को यूपी में एंटरटेन नहीं किया जाता है। तो उस हिसाब से मैं यही कहूँगी कि इससे बिल्कुल डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। आपको खुश होना चाहिए कि ऐसा एग्ज़ाम लीक हुआ और आपके माध्यम से पता चल गया, बच्चों के माध्यम से, और आयोग ने उस पर कार्यवाही की। इसका सिलेबस बहुत वास्ट है। आप देखें, यूपी पीसीएस का ऑप्शनल को हटा दें तो पूरा यूपीएससी का ही सिलेबस है मेंस का। इतने बड़े सिलेबस में अगर आप अपने सोर्सेज को कन्फाइन नहीं करेंगे तो आपको आखिरी में रिवाइज करना बहुत मुश्किल होगा। फिर ये हालत होगी कि क्वेश्चन पेपर आएगा पेपर में और लगेगा कि ये कहीं पढ़ा था और पॉइंट्स याद नहीं आएंगे। कंसाइज करने का मतलब ये नहीं होता कि आप चीज़ों को छोड़ते जाइए। कंसाइज करने का मतलब होता है कि आप आइडेंटिफाई करिए कि क्या चीज़ इम्पॉर्टेंट है और उसको शॉर्ट में आपके पास प्रेजेंट होना चाहिए। जैसे कि अगर मैं पेपर 1 की बात करूं तो आपको पता है कि हिस्ट्री में से किसी एक पर्सनैलिटी में से क्वेश्चन आता है, आपके पास उसका नोट्स होना चाहिए। कुछ गवर्नमेंट की फ्लैगशिप स्कीम्स हैं, जैसे स्किल इंडिया हो गया, स्मार्ट सिटी है, इनसे क्वेश्चन आए हुए हैं। इंक्लूसिव ग्रोथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट में क्वेश्चन कई बार आए हुए हैं। उसके अलावा इस तरीके से ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं। अगर पॉलिटी में मैं देखूं तो गवर्नर के रोल पे कई बार क्वेश्चंस आए हुए हैं।
तो जब आप जान रहे हैं कि जिस तरीके के क्वेश्चंस बार बार आ रहे हैं, कंसाइज करने का मतलब होता है कि ये सब चीज़ों के आपके पास रेडीली अवेलेबल नोट्स फॉर्मेट में चीज़ें होनी चाहिए। ओके, इस डाउट को थोड़ा सा मैं एक लेवल और ऊपर लेके चलूँगा। कहने का मतलब ये है कि उनके दिमाग में ये चल रहा होता है कि कोई कोचिंग का उन्होंने नोट्स खरीदा लिया, या फिर जो भी उन्होंने नोट्स बनाया है उन्होंने अपने जानने में उसको कंसाइज कर लिया है, लेकिन उनके मन में ये चल रहा होता है कि यार पिछले 10 साल के मैं क्वेश्चन लगा रहा हूँ, मेरे नोट से एक भी क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं, मुझसे नहीं हो रहे हैं, तो क्या वो नोट्स बदल दें या फिर थोड़ा एक दो नोट्स आप देख सकते हैं पैरेलल कुछ? नोट्स बदलना आसान काम नहीं होता है, बिकॉज आपने उस पर एफर्ट्स डाले हैं, अगर आपने उनको पढ़ा है। अगर आपके नोट्स से क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं, मतलब कुछ एरिया होगा जो छूट रहा होगा, तो आप उस एरिया को आइडेंटिफाई करिए कि कहाँ पे छूट रहा है और वहाँ पे ही एड ऑन करिए, क्योंकि एक मुझे नहीं लगता कोई भी ऐसा सोर्स होगा जहाँ पे सब कुछ आपको मिल जाता है। ठीक है, तो उसकी सबकी तैयारी इसी तरीके की होती है कि इंसान अपने एक नोट्स बनाता है, फिर अगर कोई क्वेश्चंस अटेम्प्ट किया, देखिए प्रीलिम्स में भी हम यही करते हैं, हम पढ़ते हैं, उसके बाद जो हमसे टेस्ट पेपर में जो क्वेश्चन नहीं बनते हम उसको अपने नोट्स में इंक्लूड कर लेते हैं। सेम चीज़ आपको मेंस में भी करना है। आप अपने नोट्स पे देखिए भरोसा रखना बहुत ज़रूरी है कि जो मैं पढ़ रहा हूँ वो सही है। ऐसा कोई भी एक सोर्स नहीं है जो बिल्कुल आपको 100% कह सकते हैं कि इसमें सब कुछ है, बट यही है कि आपको जो भी मिल रहा है वो दूसरे सोर्सेज से आप उसमें इंक्लूड करते जाइए और उस हिसाब से अपनी तैयारी रखिए। ठीक है, मेंस का कॉमन डाउट, जो भी चैप्टर लोग कवर करते हैं, चाहे जैसे 10 साल के पीवाईक्यू लेके आए और पीवाईक्यू करना स्टार्ट करते हैं, तो पहले जैसे GS 1 की बात करते हैं कि GS 1 का कोई पीवाईक्यू कर रहा है तो उसे पता चल गया कि ये थीम इस चैप्टर से आ रही है ये चीज़ें, तो चैप्टर वाइज कुछ कीवर्ड होते हैं क्या, कुछ टर्मिनोलॉजी होते हैं क्या, उसको एक जगह हम लिख सकते हैं क्या, या उसे आप कैसे देखती हैं? देखिए, मैं इस चीज़ पे बिलीव करती हूँ कि कीवर्ड्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है और कीवर्ड्स आइडेंटिफाई करके आपको कहीं लिखना चाहिए। वो कीवर्ड्स आपको इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन में तो बहुत ज़्यादा हेल्प करते ही करते हैं। जैसे कि अगर कोई क्वेश्चन एजुकेशन पे आ रहा है तो आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में देखेंगे तो 4th गोल बात करता है ना, तो हाँ, तो मैं ऐसे याद भी रखती हूँ कि भाई 4 किताबें पढ़नी है, तो जब भी किताब से एजुकेशन लिंक हुआ और SDG 4 मेरे दिमाग में आ जाएगा, तो वो मेरे उसमें हो गया। वैसे ही गवर्नमेंट बहुत सारे अच्छे फ्लैगशिप इनिशिएटिव्स निकालता है, जैसे आज है आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, हम विश्व गुरु बनने की बात करते हैं। अगर आपके पास ये कीवर्ड्स लिखे होंगे ना, तो आपका जब भी कोई क्वेश्चन इस तरीके का आएगा, अब जैसे इकोनॉमी का कोई क्वेश्चन आएगा कि इंडिया की इकोनॉमी कुछ बूम कर रही है, तो वहाँ पे आपको याद आ जाएगा कि हाँ, मैं विश्व गुरु इंडिया को होने को कोट कर सकता हूँ। और यही चीज़ आप खुद सोचिए ना कि आपको इंडिया को विश्व गुरु सुन के जैसे आपको चेहरे में स्माइल आ गई है ना, तो वही जब एग्जामिनर भी कॉपी चेक कर रहा है आपका आंसर पढ़ के, उसको आखिरी में एक स्माइलिंग नोट में अगर वो अपना आपकी कॉपी को ख़त्म कर रहा है तो आपको मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेंगे। और मैंने पहले भी बोला है कि एवरी हाफ मार्क्स इन द क्वेश्चन काउंट्स। अगर आप ये छोटे छोटे इनिशिएटिव अगर आपको हाफ मार्क्स भी इंक्रीज़ करने में हेल्प कर रहे हैं, एक पेपर में 20 क्वेश्चन के हिसाब से 10 मार्क्स और 6 पेपर में 60 मार्क्स ओनली ऑन दी GS, और 60 मार्क्स एक इंसान को टॉप भी करा सकता है और लिस्ट से बाहर भी कर सकता है। कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि अगर आपके आंसर राइटिंग है तो आंसर राइटिंग आपके जो एग्जामिनर है उनके माइंड सेट के ओरिएंटेड होनी चाहिए। वहाँ से कैसे आप नंबर लेते हो, डायग्राम से या फिर अपने कीवर्ड टर्मिनोलॉजी से, या आप पैराग्राफ में लिखते हो, पॉइंट में लिखते हो, ये सारी चीज़ें यानी उसके माइंडसेट से होनी चाहिए, वो क्या सोच रहे हैं आपके आंसर को देख के। तो ठीक है, अब अपने प्री की डायमेंशन अगर ओपन करें मैम। देखिए, मैं प्री में 4-5 डायमेंशंस में ही काम करती थी। फर्स्ट ऑफ ऑल घटना चक्र पूर्वलोकन बिल्कुल रटी होनी चाहिए, वो भी साइंस की, पॉलिटी की, हिस्ट्री की, जो इम्पॉर्टेंट है वो ज़्यादा, इन्वायरमेंट वगैरह को आप थोड़ा कम भी देख सकते हैं। ज्योग्राफी की अच्छे से होना चाहिए। उसके अलावा आपका करंट अफेयर्स में कमांड होना चाहिए। करंट अफेयर्स को 2 सोर्स से पढ़ लीजिए, आई दृष्टि से जैसे मैं पढ़ लेती थी, उसके अलावा ई दृष्टि। उसके अलावा मैं क्या करती थी कि कोई भी जो वीडियोस वगैरह पड़े होते हैं यूट्यूब में, उनको सुनती रहती थी, जैसे खाना खा रहे हैं तो सुन लेती थी। और कुछ अगर एड ऑन लगा कि हाँ ये मैंने ई दृष्टि में नहीं पढ़ा या कुछ नया है, तो मैं उसको उस ई दृष्टि में ही नोट कर लेती थी। तो ऐसे 2 सोर्स से अगर आप कर ले तो करंट अफेयर सफिशिएंट है मेरे हिसाब से। और उसके अलावा तीसरा है कि PYQ, मतलब मैं PYQs हो गया, और उसके अलावा मैं
टेस्ट सीरीज़ को बहुत अच्छे से लेती थी कि मैं टेस्ट के पेपर लेके आती थी, बाकायदा 2 घंटे में बैठ के और OMR शीट रख के सॉल्व करती थी कि मेरे लिए कितने क्वेश्चंस वर्क कर रहे हैं, कितने क्वेश्चंस में मैं नेगेटिव कर रही हूँ, 2 घंटे के टाइम फ्रेम में मैं पेपर को कितने बार अटेम्प्ट कर पा रही हूँ। तो यही मैं बोलूँगी कि हर इंसान की अपनी स्ट्रेटजी होती है और वो डेवलप करने के लिए मेहनत आपको ही करनी पड़ेगी। और चौथा स्टेप था CSET पे ध्यान देना। तो CSET में जैसे मेरे को तो मैथ्स बैकग्राउंड से थी, मैथ्स में प्रॉब्लम नहीं थी तो मैं मैथ्स सॉल्व कर लेती हूँ, बट जिनको प्रॉब्लम है कम्युनिकेशन स्किल के क्वेश्चंस दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। कुछ नहीं तो आप कम्युनिकेशन स्किल के क्वेश्चंस को मल्टीपल टाइम जो PYQ आए हैं उन्हीं को आप रिवाइज कर लीजिए, वो कहीं ना कहीं आपको हेल्प कर देंगे सेल थ्रू करने में। ओके कुछ लोग कहते हैं कि लास्ट टाइम में 1 महीना रह गया, 15 दिन रह गया तो मैराथन क्लासेस देख लो हर सब्जेक्ट वाइज। क्या लगता है आपको बेनिफिशियल होती है मैराथन क्लासेस? किन एस्पिरेंट के लिए देखना चाहिए और किन्हें नहीं देखना चाहिए? देखिए, जिनने पढ़ाई की हुई है, जिनने सब्जेक्ट्स पढ़ा हुआ है, उनके लिए बेनिफिशियल है, इसलिए क्योंकि आपके दिमाग में सारा सब्जेक्ट है। मैराथन देखने से क्या होगा, एक बार आपने बहुत जल्दी टाइम पे सारा रिकॉल कर लिया, बट जिनने नहीं तैयारी की और उनको लगता है कि सिर्फ मैराथन से कुछ भी हो जाएगा, तो ये अपने आप को बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। बिकॉज शॉर्टकट से आपको हर चीज़ में सफलता नहीं मिल सकती है। शॉर्टकट्स इस तरीके से अपनाना चाहिए कि हाँ, आप ये डिसाइड करें कि किस सब्जेक्ट को ज़्यादा टाइम देना है, जिसमें किसको कम टाइम देना है। लेकिन अगर आप इस तरीके से देखें कि प्रिपरेशन कैसी जानी चाहिए, आप लास्ट में सिर्फ मैराथन देख लें तो मैराथन में आपको सिर्फ और सिर्फ थोड़ी बहुत नॉलेज मिल जाएगी और हाफ नॉलेज इज़ वेरी डेंजरस, ये भी कहा जाता है। बस एग्जाम में सुना सुना लगेगा। हाँ, तो एग्जाम में ये होगा कि अगर क्वेश्चन वो डायरेक्ट आ गया तब तो ठीक है, पर अगर थोड़ा सा घुमा के आ गया तो आपको लगेगा कि यार अब इसमें क्या होगा, तो वो मतलब होता है कि अपना टाइम ख़राब करना। इसलिए मैं यही सजेस्ट करूँगी कि आप अच्छे से अपना जो स्ट्रैटेजी बना के बढ़िए, टेस्ट सीरीज़ लगाइए, PYQ करिए और फिर उसके बाद मैराथन देखिए, तब आपके ये वो वर्थ का है। 1 से लेकर 4 तक की क्या रही बुक लिस्ट, क्या फॉलो किया? देखिए, मैंने 1 से 4 तक में मेरा यही रहा है कि एक सिंगल बुक मुझे उस टाइम पे बहुत कम मिली थी। हालांकि मार्केट में मैंने अब 1 के लिए एक किताब देखी है इस तरीके की, संगम करके, GS1 मेंस, जिसमें पूरा 1 इतनी बुक में एक 370 पेजेस में अराउंड कवर है, पूरी कलर्ड बुक बनाई गई है इस तरीके से। ओके, मैं दिखा देता हूँ एक बार। इस तरीके से इंट्रोडक्शन मिल जा रहा है, बुलेट पॉइंट्स में पॉइंट्स मिल जा रहे हैं, कंक्लूजन मिल जा रहा है। यही चाहिए होता है, यही आपकी अपनी नोट मेकिंग में भी चाहिए तो होता है। GS1 के सिर्फ ये स्टैटिक्स हैं या करंट भी आपने? इस पे स्टैटिक्स एंड करंट दोनों ही देखने मिला है मुझे। अच्छा। और पूरा GS1 कवर है। ये देखिए, जैसे वर्ल्ड हिस्ट्री का क्वेश्चन है ना, तो और ये कुछ ऐसे फ्लो चार्ट वगैरह भी हैं जिसको आप डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं अपने एग्जामिनेशन में। तो इस तरीके से ज्योग्राफी में भी आप देखें तो मैप्स वगैरह का यूज़ है, तो आप इन मैप्स को डायरेक्ट अपने आंसर्स में पोर्ट्रे कर सकते हैं। तो इस तरीके की ही आपको नोट्स हर सब्जेक्ट के होने चाहिए तो आपके इसके पास। अलावा आपने कुछ भी GS1 में यूज नहीं किया? GS1 के लिए ये है जी। और इसी तरीके से फिर इसी ने मुझे आइडिया दिया कि GS2, 3 और 4 के भी इसी तरीके के नोट्स होने चाहिए मेरे पास, कि जो भी टॉपिक्स हैं, टॉपिक्स के कुछ बुलेट पॉइंट्स, क्योंकि आंसर वहाँ पॉइंटर्स में लिखने होते हैं, और कुछ मैं ऐसे कीवर्ड्स बनाती थी कि किन कीवर्ड्स को यूज़ करके मुझे कंक्लूजन की तरफ जाना है। इंट्रोडक्शन में मैं यूजुअली ट्राई करती थी कि जैसे अगर कुछ पॉलिटी का क्वेश्चन है तो कॉन्स्टिट्यूशन को ही, आर्टिकल को कोट करके मैं इंट्रोडक्शन करूं। अगर इकोनॉमिक्स का कुछ है तो कोई रिपोर्ट उठा लूं, किसी वर्ल्ड, जैसे वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक है, या कुछ रिपोर्ट को उठा के उसके डेटा से करूं। और जैसे इस बुक में भी बहुत सारा डेटा है, आप डेटा कलेक्ट करिए। अगर मैं किसी बात को बोल दूं कि इंडिया में क्राइम कम हो रहा है तो सिंपल लग रहा है सुनने में, बट अगर मैं नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की एक रिपोर्ट कोट कर दूं कि उनके अनुसार इतना कम हो रहा है, तो एक क्रेडिबिलिटी हो जाती है ना। तो क्रेडिबिलिटी की आपको मार्क्स मिलेंगे। इसलिए मुझे लगता है कि जब भी आप मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपने जो भी नोट्स बनाए, आपको भी टॉपिक्स पता है, एग्रीकल्चर है, इकोनॉमी है, सोशल सेक्टर है, पॉलिटिकल सेक्टर है, इन सेक्टर्स पे आपके पास डेटा होना चाहिए। और डेटा भी ऐसा नहीं कि कहाँ से मिलेगा, कहाँ से, गवर्नमेंट की वेबसाइट्स में सब कुछ मिलता है। आप उधर से डेटा कलेक्ट करिए और उन डेटा को अपने आंसर में लिखिए। इस तरीके से आपको 1, 2, 3, 4 के लिए करना चाहिए। ओके, डेली रूटीन क्या है अभी का आपका? डेली मैं सुबह 8 बजे लाइब्रेरी आती हूँ, देन 8 से एक पहला स्लॉट होता है 1 बजे तक के लिए। अच्छा। फिर लंच करके और थोड़ा देर रेस्ट करके 3:30 तक वापस आ जाती हूँ लाइब्रेरी। और फिर रात में, मतलब एक बार शाम में उठती हूँ 6:30 बजे टी ब्रेक के लिए, अच्छा। एंड देन रात में 10 बजे तक घर चली जाती हूँ।
तो होप गाइस ये वीडियो आपको वैल्यूएबल लग रही होगी, कैसी लग रही है कमेंट करके बताएं। कोई अगर क्वेश्चन छूट रहा हो तो वो भी कमेंट करें। ये जो डाउट होते हैं ये आपके मन के डाउट होते हैं, जो मैं किसी टीचर कैंडिडेट टॉपर से वो चीज़ें पूछता हूँ। ये जो बुक थी मैम, ये इंग्लिश में ही ओनली, हिंदी में भी आपने देखा इसे? ये इंग्लिश में ही अभी तो मैंने देखा था। ओके, तो ये इंग्लिश में है। जो भी इंग्लिश मीडियम का एस्पिरेंट है ये परचेज कर सकता है। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है। तो कैसी लगी कमेंट करके बताएं। चलिए मिलते हैं किसी और ऐसी शानदार वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय। थैंक यू मैम।